all, I welcomed you in Agrasen PG College Digital Learning Platform. Myself, Manish Gupta, Assistant Professor Physics. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि ये आपका पहला वीडियो लेक्चर है, आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आए हो 12th के बाद, तो आपको फिजिक्स के बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर्स पढ़ने हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप उन 3 पेपरों को पहले देखो कि क्या क्या आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ना है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा पेपर हम चालू करने जा रहे हैं और उसमें कौन सी टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। आपकी 3 फिजिक्स की बुक चलने वाली हैं, जिनमें से पहली बुक है आपकी मैकेनिक्स, बच्चों दूसरी बुक आपकी है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और बच्चों तीसरी बुक जो आपकी होगी वो है ऑप्टिक्स। तो ये 3 बुक आपको पढ़नी है। आपने 12th क्लास में 11th क्लास में मैकेनिक्स पढ़ी हुई है, जो 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब किसके अंदर आता है बच्चों? मैकेनिक्स के। तो उसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप हम किस में पढ़ेंगे? आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स का मतलब होता है यांत्रिकी। तो इसमें आपको जो गति है, गति के समीकरण है न्यूटन के, उनके बारे में जानने को मिलेगा कि गति के समीकरण कैसे काम करते हैं, न्यूटन्स के जो नियम है वो कैसे फॉर्मुलेट किए गए, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, वस्तुएं कैसे मोशन करती हैं, 1D मोशन, 2D मोशन एवं 3D मोशन क्या है। इसके बाद जो सेकंड आपकी बुक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय, तो इसमें आप सीखेंगे, जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा है गाउस का नियम, ठीक है। इसके बाद में आपने एम्पियर सर्किटल लॉ, इसके अलावा आपने और भी फैराडे के नियम वगैरह पढ़े हुए हैं, मैक्सवेल के समीकरण। तो इन सभी की चर्चा किस में होगी बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। और थर्ड पेपर आपका है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स से अनिवार्य आप सभी जानते हो क्या होता है बच्चों? प्रकाशिकी। तो ऑप्टिक्स के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है किस क्लास में? 12th क्लास में, जो आपके चैप्टर नंबर 9 और 10 हैं। कौन से? वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, ये सब हमने पढ़े हुए हैं। तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपका ऑप्टिक्स वाला पेपर स्टार्ट करूँगा। तो ऑप्टिक्स वाला पेपर हम स्टार्ट करेंगे और इसमें आपके जितने भी पेपर हैं, सभी पेपर में 5-5 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। अब पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोटा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, फाइनल एग्ज़ाम होती है साल के अंत में, तो उसमें आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड रहता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक शॉर्ट आंसर टाइप मिलते हैं, आधे नंबर के होते हैं, और सभी क्वेश्चन करना क्या होता है बच्चों? अनिवार्य है। तो इस तरह से जो आपका सेक्शन ए है वो कितने अंक का होता है? 5 अंक का। इसके बाद में जो सेक्शन बी है उसमें आपको प्रत्येक 5 यूनिट में से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, और ये होते हैं आपके लघुत्तरात्मक, ठीक है, मीडियम आंसर टाइप। तो इसमें क्या होता है? 5 क्वेश्चन मिलते हैं आपको हर यूनिट में से, और हर में आपके पास चॉइस होती है, और सभी 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं। तो ये हो गया आपका 25 अंक का। और जो सेक्शन सी है इसमें 4 क्वेश्चन आपको 5 यूनिट में से 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं कोई भी, जिसमें से आपको 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन अपने करने होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन होते हैं आपके 10 नंबर के, ये ऐसे टाइप निबंधात्मक क्वेश्चन। तो ये हो गया बच्चों 20 अंक का। इस तरह से आपका कुल जो पूर्णांक है वो कितना हो गया बच्चों? एक पेपर का 50 अंक। तो आपके जो तीनों पेपर हैं फिजिक्स के वो 50-50-50 करके 150 नंबर के होते हैं।
तीनों फिजिक्स के पेपर, ऐसे ही तीनों केमिस्ट्री के पेपर। और 50-50-50 के अलावा भी, ये तो क्या हो गया आपके थ्योरी पेपर, इसके अलावा भी क्या होते हैं प्रैक्टिकल। थ्योरी कितने की हो गई बच्चों, 150 अंक की, और प्रैक्टिकल हो गए 75 अंक का। तो इस तरह से आपकी एक सब्जेक्ट कुल मिला के 225 अंक की होती है। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ा सा आपको अंक का विभाजन समझा दिया, जिससे आपको पता तो हो कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम आप साल के अंत में देने जा रहे हैं, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका क्या तरीका होता है, आपके पेपर कितने कितने अंक के हैं और आपके जो प्रैक्टिकल है वो कितने अंक का है। इस तरह से कुल 225 अंक का फिजिक्स का पोर्शन आपको पढ़ना है। तो इसमें हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में आपकी 3 पुस्तकें हैं, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और तीसरी ऑप्टिक्स। तो जो तीसरी पुस्तक है ऑप्टिक्स, उसकी यूनिट नंबर 5, कौन सी यूनिट बच्चों, 5, लेज़र, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेज़र के अलावा इसमें आपको व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन जैसी घटनाएं पढ़नी हैं जो स्टार्टिंग यूनिट्स में हैं। तो वो थोड़ी यूनिट्स बड़ी हैं, इसलिए मैं आपको सबसे पहले लेज़र पे लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको क्या है, ये लेज़र आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक भी है जो आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसको पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं लेज़र को, कि लेज़र है क्या। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, हमें चीज़ें रटनी नहीं है। आप 11th 12th पढ़ के आ चुके हो, 11th 12th तक जो रटने का काम है वो पीछे छोड़ दो। अब आप बीएससी कर रहे हो, तो चीज़ें हम क्या है समझेंगे कि कैसे ऑप्टिक्स काम कर रही है, क्योंकि ऑप्टिक्स में आपने चीज़ों को समझा नहीं तो आप किसी भी तरह से उस चीज़ को आगे नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें समझने की हैं। तो कृपया ऑप्टिक्स को आप समझने की कोशिश करें बजाय रटने की। और मैं आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से और जीरो लेवल से ऑप्टिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लेके चलेंगे, तो समझिएगा पूरे जो टॉपिक हैं उनको ढंग से समझना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया लेज़र। तो आपको पता होगा लेज़र के बारे में बताने से पहले, प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है, 2 तरह की होती है जनरली। कौन कौन सी, मोनोक्रोमैटिक, प्रकाश के वर्ण के आधार पर, ठीक है। ऐसे तो प्रकाश की कई तरह से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पर प्रकाश के रंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर 2 तरह की होती है, मोनोक्रोमैटिक और पॉलीक्रोमैटिक। यहाँ पे जो एक क्रोम है, इसका अर्थ बता सकते हो बच्चों, क्रोम का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल, क्रोम का अर्थ होता है कलर, ठीक है। तो मोनोक्रोमैटिक को हिंदी में अपन क्या कहते हैं बच्चों, एक वर्णीय। और पॉलीक्रोमैटिक को क्या कहते हैं बच्चों, बहुवर्णीय। ऐसा प्रकाश जिसमें केवल एक ही वर्ण हो, एक ही रंग हो, वो क्या कहलाता है बच्चों, मोनोक्रोमैटिक। और ऐसा प्रकाश जिसके अंदर एक से अधिक रंग सम्मिलित हों, वो क्या कहलाएगा बच्चों, पॉलीक्रोमैटिक। तो जो नॉर्मल लाइट्स हैं, जैसे कि आप जिस कमरे में पढ़ रहे हो उसमें कोई भी ट्यूबलाइट लगी होगी या एलईडी लगी होगी, तो वो किसका उदाहरण है बच्चों, पॉलीक्रोमैटिक का। एलईडी लाइट, ट्यूबलाइट। और जो सूर्य से भी हमको प्रकाश मिलता है वो कैसा होता है बच्चों, पॉलीक्रोमैटिक, बहुवर्णीय। तो लाइट फ्रॉम द सन या सन्स लाइट, ये क्या होती है, पॉलीक्रोमैटिक। और एक वर्णीय प्रकाश, जैसे आपने देखा होगा, कभी आपने ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी या आपने डिजिटल क्लासेस ली होंगी, तो आपने देखा होगा कि लेज़र पॉइंटर काफ़ी यूज आता है। तो जो लेज़र पॉइंटर होता है वो किसका उदाहरण होता है, एक वर्णीय प्रकाश का। तो लेज़र है एक वर्णीय प्रकाश का उदाहरण। जैसे लेज़र आपने देखा होगा अमूमन रेड कलर का अपन यूज करते हैं, ग्रीन कलर का यूज करते हैं। तो इस तरह से लेज़र कैसा प्रकाश है बच्चों, एक वर्णीय प्रकाश। तो इसके बारे में और समझते हैं लेज़र के बारे में।
देखो लेज़र का जो अर्थ है इसकी फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म भी हमको पता होनी चाहिए, ये तो बेसिक है बिल्कुल। क्या फुल फॉर्म होती है? एल यहाँ पे स्टैंड करता है लाइट के लिए, ए एम्प्लीफिकेशन, बाई स्टिमुलेटेड emission of radiation। अब आप में से कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे तो उनको कुछ वर्ड्स की हिंदी नहीं पता होगा। जैसे स्टिमुलेटेड वर्ड है, तो स्टिमुलेटेड वर्ड का अर्थ होता है उद्दीप्त, मतलब जो भी काम हम स्वतः नहीं होता हम अपने आप करवाते हैं। दो वर्ड होते हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस और दूसरा स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब ऐसा एक्शन जो आप खुद चाह कर करवा रहे हो। जैसे मैं इस बोर्ड में या इस पेन में मैं धक्का दे रहा हूँ तो ये वर्क कैसा हो गया? स्टिमुलेटेड वर्क। और कोई काम है जैसे वो अपने आप ही हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस। तो ये दोनों वर्ड आपको पता होने चाहिए, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। इसके अलावा इमिशन, इमिशन का मतलब आप जानते हो उत्सर्जन, रेडिएशन का मतलब आप जानते हो विकिरण। अगर मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ, हिंदी में लिखना चाहूँ इसका लेज़र का फुल फॉर्म तो क्या होगा? प्रकाश का या एक एक वर्ड से आपको लिख देते हैं, जैसे उससे थोड़ा सा आसानी रहेगी। लाइट मतलब प्रकाश, ए एम्प्लीफिकेशन मतलब प्रवर्धन। एम्प्लीफिकेशन समझते हो ना? आपने एम्पलीफायर सुना होगा। एम्पलीफायर क्या काम आता है? जैसे अपनी साउंड होता है तो उसको एनहेंस करने में, जैसे अपन बोल रहे हैं पर माइक पर अपन ने खड़े हो गए तो उससे क्या होगा? साउंड बहुत तेज स्पीकर में सुनाई देता है। तो एम्पलीफायर का क्या काम होता है? किसी भी चीज़ को एनहेंस करना, उसको बढ़ा देना। तो ये क्या है? प्रवर्धन, स्टिमुलेटेड उद्दीप्त, और इमिशन उत्सर्जन, और आर मतलब रेडिएशन मतलब विकिरण। तो कुल मिला के क्या बना? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। प्रकाश का प्रवर्धन किसके द्वारा बच्चों? विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा। अगर मैं इसको पूरा लिखना चाहूँ तो अब देखो आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो प्रकाश का प्रवर्धन उद्दीप्त उत्सर्जन किसके? विकिरण के। तो इसको कैसे बोलेंगे? विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। तो विकिरण आप समझते हो किसे कहते हैं? रेडिएशन। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पर आपको इसकी फुल फॉर्म पता चल गई होगी। तो इसमें बेसिकली आपसे अगर कोई पूछे कि लेजर किसके सिद्धांत पर काम करता है तो आप क्या बताओगे? स्टिमुलेटेड इमिशन के सिद्धांत पर। तो लेजर किसके सिद्धांत पर काम करता है बच्चों? स्टिमुलेटेड रेडिएशन के सिद्धांत पर। स्टिमुलेटेड रेडिएशन मतलब उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर प्रकाश जो लेज़र है आपका, लेज़र प्रकाश काम करता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देख लेते हैं इसको थोड़ा सा कि जो लेज़र प्रकाश है वो सामान्य प्रकाश से कैसे अलग है। मतलब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि लेज़र प्रकाश और सामान्य प्रकाश में क्या अंतर है, और यही क्वेश्चन आपकी कोटा यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है उसमें हर वर्ष एक साल छोड़ के एक साल पूछा जाता है कि साधारण प्रकाश एवं लेज़र प्रकाश में कोई 4 अंतर बताइए। तो देखो, और यही क्वेश्चन दूसरी तरह से भी आ सकता है कि लेज़र प्रकाश के गुणधर्म बताइए। तो यही अपना टॉपिक है, प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र लाइट या प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र। लेज़र के गुणधर्म जो सामान्य प्रकाश से अलग हैं। लेज़र के गुणधर्म हम समझ रहे हैं, क्या क्या गुणधर्म हैं। लेज़र का पहला गुणधर्म ये कैसा होता है बच्चों? एक वर्णीय प्रकाश का उदाहरण है।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई लेजर की, एक वर्णीय प्रकाश। दूसरी क्या प्रॉपर्टी बता सकते हो? देखो जो लेजर होता है वो आपने देखा होगा एक फिक्स डायरेक्शन पर होता है, जबकि जो नॉर्मल प्रकाश है जो हमें लाइट से मिल रहा है, ट्यूबलाइट से मिल रहा है या सूर्य से मिल रहा है, वो क्या होता है, फैल जाता है। तो ये क्या होता है, लेजर प्रकाश हाईली डायरेक्शनल। दिशात्मक गुण होता है इसमें, एक ही दिशा में गति करता है, मतलब फैलता नहीं है। इसके अलावा तीसरा गुण मैं आपको बताऊं जो इसका सामान्य प्रकाश से अलग है। पहला समझ में आया एक वर्णीय प्रकाश, दूसरा समझ में आया दिशात्मक गुण, ठीक है। तीसरा गुण जो सामान्य प्रकाश है वो इतनी पावर नहीं रख सकता, इसका जो पावर आउटपुट होता है वो क्या होता है, हाई। तो हाई पावर आउटपुट, इससे आपको अधिक पावर आउटपुट मिलता है, हाई पावर आउटपुट। ये जनरली मेगावाट में पावर अपने अंदर रख सकता है। और इसमें क्या होता है, लेजर में लेवल्स होते हैं, जैसे 3 लेवल लेजर, 4 लेवल लेजर्स, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पर जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा इसमें एक गुण और होता है जो सामान्य प्रकाश में साधारणतः नहीं मिलता, कोहेरेंस। तो कोहेरेंस जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है कला पे, फेज पे। तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। जब फेज होता है एक टाइम पीरियड के लिए फेज चेंज नहीं होता, फेज डिफरेंस 0 होता है, तो ऐसा जो गुणधर्म है वो क्या कहलाता है, कोहेरेंस। तो कोहेरेंट जो है वो 2 प्रकार की होती है, ये भी हम पढ़ेंगे, स्पेशियल कोहेरेंस और टेम्पोरल कोहेरेंस। तो इनको हम बाद में समझेंगे, पर बेसिकली आपको 4 डिफरेंस अब आप लिख सकते हो। लेजर प्रकाश कैसा होता है बच्चों, एक वर्णीय है, जबकि सामान्य प्रकाश कैसा होता है, बहुवर्णीय। लेजर प्रकाश कैसा होता है, हाईली डायरेक्शनल, जबकि सामान्य प्रकाश कैसा होता है, डायरेक्शनल नहीं होता, वो सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसके अलावा लेजर प्रकाश जो होता है वो हाई पावर आउटपुट प्रोवाइड कराता है, जबकि जो सामान्य प्रकाश है वो क्या होता है, हाई पावर आउटपुट प्रोवाइड नहीं करा सकता। और जो लेजर प्रकाश है वो क्या होता है, कोहेरेंस या कोहेरेंट कहो, कोहेरेंट होता है, जबकि जो सामान्य प्रकाश है वो कोहेरेंट नहीं होता। ये चीज़ आपको पता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने लेजर के बारे में जानी। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूँ लेजर के एप्लीकेशन, मतलब कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसकी एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए। तो एप्लीकेशन ऑफ लेजर, एप्लीकेशन का मतलब तो पता होगा बच्चों आपको, अनुप्रयोग कि लेजर से यूज क्या है। देखो फिजिक्स में हम कोई भी चीज़ करते हैं अपने मतलब के लिए करते हैं, मतलब वो चीज़ हमारी कहीं ना कहीं यूज आनी चाहिए ना कुछ अपना। अगर यूज नहीं हो इंसान के जीवन में उस चीज़ का तो उसका फ़ायदा क्या। तो लेजर के कुछ ना कुछ तो फ़ायदे होंगे, इसलिए तो हमने लेज़र को इन्वेंट किया। तो लेज़र का जो सबसे पहला अनुप्रयोग है वो होता है बच्चों मेडिकल के फील्ड में। कैसे, आजकल आप देखते होंगे कई सर्जरी, जैसे आंखों की सर्जरी होती है लेजिक, तो वो लेजर की मदद से आंखों की सर्जरी करवाते हैं ना लोग। इसके अलावा कई अन्य सर्जरी किसकी मदद से की जाती हैं, लेजर की मदद से की जाती हैं। कैंसर की ऐसी कोशिकाएं जो सामान्य उपकरणों से नहीं काटी जा सकती, उनका भी कुछ इलाज लेजर की मदद से किया जा सकता है। तो लेजर का जो पहला उपयोग है वो किसके फील्ड में हो गया बच्चों, मेडिकल के फील्ड में। जो लेजर का दूसरा यूज है वो है आपका वॉर में कह लो या मिलिट्री में कह लो। तो देखो अभी तो जैसे आपने देखा होगा जो फाइट होती हैं, जो वॉर होते हैं, वो सामान्यतः विस्फोटकों या इस तरह के पदार्थों से लड़े जाते हैं, पर भविष्य में लेजर आधारित वीपन्स भी बनाए जा रहे हैं जो वॉर एवं मिलिट्री के काम में आते हैं। तो सेकंड उपयोग आपको समझ में आ गया लेजर का, वॉर में या मिलिट्री में। इसके अलावा सीडी डीवीडी ड्राइव,
तो सीडी डीवीडी ड्राइव जो होती हैं आपकी ऑप्टिकल जो डिस्क होती हैं, उनके जो आपने देखा होगा जैसे पुराने कंप्यूटर्स में सीडी डीवीडी ड्राइव चलती थी, आजकल तो केवल पेन ड्राइव ही लगती हैं लैपटॉप वगैरह में। पर जो सीडी डीवीडी ड्राइव होती हैं उनको स्कैन करने के लिए भी लेज़र प्रकाश का ही उपयोग किया जाता था। तो सीडी डीवीडी ड्राइव में डेटा स्टोरेज में, लेजर्स में डेटा स्टोरेज भी किया जा सकता है। किसकी मदद से? होलोग्राम की मदद से। ये आपके यूनिट का दूसरा भाग है, लेजर एंड होलोग्राम। होलोग्राम के बारे में भी हम समझेंगे कि होलोग्राम क्या होता है। जैसे आपने कोई भी चीज़ खरीदी होगी कंपनी की, बुक वगैरह, तो उसमें उस कंपनी का क्या लगा रहता है? होलोग्राम, जो साइन करता है, तो वो भी लेज़र की मदद से ही बनाया जाता है। तो इसके अलावा भी और भी कई एप्लीकेशन हैं, आपको मैंने बेसिक ही एप्लीकेशन अभी बताई हैं कि लेज़र किन किन जगह पर काम में आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेज़र किस किस फील्ड में काम में आता है। मेडिकल के फील्ड में, सर्जरी में, जैसे आंखों की सर्जरी होती है लेजिक, वार में, मिलिट्री में, सीडी डीवीडी ड्राइव में, ऑप्टिकल डिस्क में, डाटा स्टोरेज में, होलोग्राम में, तो इन जगहों पर लेज़र आपका काम में आता है जनरली। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास में हमने क्या देखा कि लेज़र क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लेज़र के गुणधर्म क्या हैं, वो सामान्य प्रकाश से कैसे अलग है, और लेज़र की एप्लीकेशन क्या क्या हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।